नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। आशा है कि अपनी उम्मीदों पर मायूसी की परत आप नहीं चढ़ने दे रहे होंगे, क्योंकि इन्हीं हौसलों के दम पर देखिएगा जल्द ही एक बार फिर रोशन होगा ये सारा जहां। दुनिया भर में अब तक 6,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में अब सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अमेरिका में शनिवार को कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 बीमारी के कारण 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वैश्विक महामारी फैलने के बाद से यहां अब तक 2,227 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में जो मामले हैं वो महज 3 दिन में बढ़कर दुगने हुए हैं और मृतकों में एक नवजात भी शामिल है। अमेरिका में कोरोना के 1,24,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें महज एक दिन में सामने आए 21,309 मामले भी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अमेरिका में इस प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क है, जहां 50,000 से ज्यादा मामले हैं और संक्रमण में तकरीबन अगर देखें तो आधे मामले न्यूयॉर्क में ही हैं। इस बीच राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने $2.2 ट्रिलियन के राहत पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं और ये अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस के कारण जूझ रहे अर्थव्यवस्था को संभालने में किया जाएगा। बाकी देशों पर अगर नजर डालें तो इटली, दूसरा केंद्र इटली है, जहां मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया है। संक्रमित लोगों की संख्या करीब यहां 93,000 है। हालात खराब है और इस वायरस से जो जूझ रहे लोग हैं उनका इलाज कर रहे डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और अब तक इटली में कुल 51 डॉक्टर इस खतरनाक वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं यूरोप का तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है फ्रांस। फ्रांस में एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में लॉकडाउन जो है वो 15 दिन बढ़ा दिया गया है। अब ये 15 अप्रैल तक चलेगा। यहाँ 37,575 लोग संक्रमित हैं, 2,314 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ स्पेन के हालात अगर देखें तो 48 घंटे में 1,506 लोगों की मौत इस खतरनाक बीमारी से हुई है। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा स्पेन में 5,982 से ज्यादा हो गया है। 73,000 से ज्यादा लोग स्पेन में संक्रमित है। ब्रिटेन की तरफ रुख करते हैं। ब्रिटेन में मौत का जो आंकड़ा है वो शनिवार को 1,019 हो गया। कुल 17,000 से ज्यादा संक्रमित मामले हैं यहाँ पर। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो खुद कोरोना से संक्रमित हैं, बोरिस जॉनसन, उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों से घर में रहने की गुजारिश की है। साथ ही ये भरोसा जताया है कि देश एकजुट होकर कोरोना को हराने में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप सभी का शुक्रिया, मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम। यही करके हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। यकीन मानिए हम इसे हराने जा रहे हैं और हम सब मिलकर इसे हराएंगे। इसलिए घर पर रहिए, लोगों की जान बचाइए। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ ही ब्रिटेन के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मैट हैनकॉक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और शुक्रवार को दोनों ने इस बारे में जानकारी दी थी। रुख अब रूस का करते हैं, जहां 30 मार्च से रूस ने अपनी सभी सीमाएं पूरी तरह सील कर देगा, ये फैसला लिया है। व्लादिमीर पुतिन सरकार ने 30 मार्च से देश की सभी सीमाएं सील करने का फैसला किया है। सरकारी वेबसाइट पर यह जानकारी शनिवार को दी गई। सीमाएं अस्थायी तौर पर बंद की जा रही हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के देश में प्रवेश को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। इससे पहले पुतिन सरकार ने नेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगाया था। रूस में कोरोना संक्रमण के करीब 1,300 मामले हैं। वहीं चीन के हालात पर अगर नजर डालें तो कोरोना वायरस का एपिसेंटर रहा वुहान। यहां यात्रा प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है। जनवरी से यहां पर जो शहर है वहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में बंद थे। अब 2 महीने बाद शनिवार को शहर को आंशिक रूप से खोला गया। लोग शहर में प्रवेश कर सकते हैं लेकिन यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं वुहान से। वहीं हुबेई प्रांत में कई फैक्ट्रियों में फिर से काम शुरू हो गया है। वुहान में संक्रमण से ठीक हुए लोगों को कुछ लोग हैं जो फिर से संक्रमित हो रहे हैं, ऐसी खबरें भी आई हैं वुहान से। 5 से 10% मरीजों में फिर से कोरोना की पुष्टि हुई है। चीन में कोरोना वायरस के 45 मामले सामने आए हैं, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रविवार तक चीन में कोविड-19 से मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,300 के पार हुआ है। जापान में क्या हो रहा है?
जापान में जो अमेरिकी नेवल बेस है वहां 48 घंटे के लिए लॉकडाउन किया गया है। योकोसुका स्थित अमेरिकी नेवल बेस पर 2 सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सैन नेड्डे को शुक्रवार रात 48 घंटे के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। जापान में 1500 लोग संक्रमित हैं, 49 लोगों की यहां मौत हुई है कोरोना से। पाकिस्तान के हालात देखें तो यहां कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या 1500 हो गई है। 13 लोगों की पाकिस्तान में मौत हुई है और पाकिस्तान में कोर्ट ने 1200 से ज्यादा कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। जेलों में संक्रमण को रोकने की वजह से यह फैसला लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 804 उन कैदियों को भी रिहा करने के लिए कहा है जो कम गंभीर मामलों में सजा काट रहे हैं या फिर जिनका ट्रायल चल रहा है। इस बीच चीन से जो मेडिकल टीम है वो शनिवार को इस्लामाबाद पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अब तक 12,000 टेस्ट किट, 3 लाख मास्क और 10,000 यूनिट्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी दिए हैं। वहीं पश्चिम एशिया में ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को यह भी बताया था कि एक दिन में 139 नई मौतें दर्ज की गई। यहां अब तक 2,517 लोगों ने जान गंवाई है। संक्रमण के 35,000 से ज्यादा मामले हैं और देश भर में एक हफ्ते के लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी ईरान में लागू कर दी गई है। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार राज्यों से लगातार संपर्क में है। कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने शनिवार शाम और रविवार सुबह राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और तमाम अहम निर्देश दिए। उसमें कहा गया कि केंद्र ने राज्यों को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये केंद्र का राज्यों को निर्देश। आज जो बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया, उसे बनाए रखने की बात कही गई है। जो स्ट्रैंडेड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर कदम उठा रही है। 24 घंटे हालात की निगरानी हो रही है। विदेशों से भी वेंटिलेटर्स, मास्क मंगवाए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के साथ बैठक की और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर है। और ये समय देश में हम इमर्जिंग हॉटस्पॉट जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए वॉर फुटिंग से उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए वह एक कार्य कर रहे हैं। रिगरस क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी उन आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट्स पर इंप्लीमेंट की जा रही है। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जितने भी केसेस हैं, जितने भी सस्पेक्ट केसेस हैं, उनको एज पर प्रोटोकॉल हम चाहे क्वारंटाइन करें या जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है वो उनको प्रोवाइड कराया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ ने स्टेट्स के सभी सेक्रेटरी हेल्थ से बात करते हुए उनसे ये भी कहा है कि जब हम कोविड-19 के लिए बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, आइसोलेशन बेड्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए वो डेडिकेटेड ब्लॉक्स हों या स्पेसिफिक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि वहां उन पेशेंट्स का दूसरे पेशेंट से इंटरमिंगलिंग होते हुए इन्फेक्शन के चांसेस ना हों। इसी के तहत ऑलरेडी कई स्टेट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑलरेडी उन्होंने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को ईयर मार्क डेडिकेटेड हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी करने का कार्य शुरू कर दिया है ताकि हम स्टैंड अलोन डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबको पता है हमने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर पीपीईज, वेंटिलेटर्स और साथ में N95 मास्क के लिए रैंप अप किया हुआ है। इसके साथ ही हम अब पैरेलली विदेशों से भी जहां से भी हम उन चीज़ों को ला सकते हैं उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कल ही हम लोगों को एक शिपमेंट आई थी विदेश से जिसमें कि मास्क, पीपीईज और वेंटिलेटर्स की सप्लाई भी शामिल है।
तो इस तरीके से हम देश के अंदर और देश के बाहर सब तरीके से कैसे हम अपने लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल्स को अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए हम रिक्वायर्ड एक्शन ले रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने राज्य और यूटीज के चीफ सेक्रेटरीज के साथ आज और कल एक मीटिंग करते हुए लॉकडाउन और उससे रिलेटेड मेजर्स के ऊपर भी समीक्षा की थी। उस मीटिंग में उनके साथ देश के जितने मुख्य और सचिव हैं वो भी थे। 24 घंटे ओवरऑल सिचुएशन को हम मॉनिटर कर रहे हैं और रिक्वायर्ड एक्शन इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल सप्लाईज और इसेंशियल सर्विसेज उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया है, उसका नाम रखा है केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस फॉर एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसके द्वारा जो हमारे फिलैंथ्रोपिक लोग हैं, देश के नागरिक हैं, वो अपनी सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए एडिशनल रिसोर्सेज इस एफर्ट के लिए हमें दे सकें, ये एक फंड भी स्टार्ट किया गया है। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयुष जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसके प्रैक्टिशनर से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि आयुष का देश के स्वस्थ रखने में एक लंबी परंपरा रही है और कोविड-19 के स्प्रेड में उनका भी हर तरीके से उपयोग किया जाएगा, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों से कि जनता तक जागरूकता बनाने के लिए टेलीमेडिसिन का भी उपयोग किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आयुष का जो नेटवर्क है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री ये स्प्रेड आउट है और इसको WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हर तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना है। उन्होंने साथ ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए एक एफर्ट योगा एट होम, उसके लिए भी उनकी सराहना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी साथ में कहा है कि कोविड के इलाज के लिए कई जो दावे आते हैं उसके लिए आयुष मंत्रालय एविडेंस बेस्ड ICMR से, CSIR से और आयुष के जो साइंटिस्ट हैं उनसे मिलते हुए एविडेंस बेस्ड रिसर्च के साथ पब्लिक को जागरूकता लेके आए। इसके साथ ही हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं। उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं, उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे, बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं। जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा उसके फोकस एरियाज हैं कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं। इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, वेंटिलेटर्स, PPEs को कैसे बढ़ा सकें, साथ ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसको कैसे अपग्रेड करें कि ताकि हम कोविड के चैलेंज से निकल सकें, और साथ ही अगर कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज और सजेशंस हो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे हमारा जो एक्शन है फील्ड लेवल पर उसको हम फर्दर अपग्रेड कर सकें। इसके साथ ही जैसे कि आप सबकी नॉलेज में भी है कि भारतीय रेल पूरे देश में इस समय आवश्यक वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यथक प्रयास कर रही है। अब तक 65% जो वैगन गई हैं वो इसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड गई हैं। पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख वैगन जो इसेंशियल कमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। मैं आप सबसे आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स को इको करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी हमें कठोर लग सकता है, लेकिन वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में गरीब लोगों को खाना देने के लिए एक तरफ जहां प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है, वहीं कई सामाजिक संस्थाएं भी इस तरफ पहल करती दिखाई दे रही हैं। लॉकडाउन के दौरान आज सड़कों पर तमाम यात्री पैदल देखे गए। कोई 200 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचा तो कोई 400 किलोमीटर चलकर। पैदल चलने वाले यात्रियों को जैसे ही खाना मिला वैसे ही उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। ये नज़ारा फिरोजाबाद में देखने को मिला। आज रोटी बैंक ने एक नई शुरुआत करते हुए शिकोहाबाद SDM एकता सिंह और CO इंदु प्रभा के द्वारा गरीबों को राशन के पैकेट दिए।
प्रशासन द्वारा खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेनपुरी चौराहे पे खाने का वितरण हो रहा है, साथ ही एटा चौराहे पे भी खाने का वितरण हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सपोर्ट गेन कर पाएँ और जो भी अपनी इच्छा से मदद करना चाह रहा है उसका भी सहयोग ले रहे हैं, प्रशासन भी सहयोग दे रहा है और कंटिन्यूसली हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से निकल रहा है कोई भी राहगीर भूखा ना निकले और भी जो डेस्टिट्यूट्स हैं उनके लिए भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनके खाने की पूर्ण रूप से व्यवस्था हम लोग कर सकें। काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, रोटी बैंक है जो कार्य कर रही है, कलतरू ऑर्गेनाइजेशन है और भी खाटू श्याम जी की रसोई है जो इस तरीके के कार्य कर रही है और भी संस्थाएं हैं जो हमारा सपोर्ट कर रही हैं और हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और साथ ही प्रशासन भी अपनी तरफ से सहयोग दे रहा है। इसके अलावा जो यात्री पैदल जा रहे थे उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। अभी देखिए आज जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने बस लगवाई हुई है। जो भी लोग आ रहे हैं उनको जनता के सहयोग से, जो NGOs हमारे यहाँ शिकोहाबाद में हैं, उनके माध्यम से उनको खाना पानी दिया जा रहा है और उसके बाद उनको स्क्रीनिंग करके मेडिकल टीम के द्वारा बस में बिठाया जा रहा है ताकि लोग सुरक्षित रहें और कोरोना के संक्रमण से बचे रहें। आपने पुलिस को हमेशा मारपीट करते हुए ही देखा होगा, लेकिन आज लोगों की परेशानी देखकर पुलिस का भी दिल नरम पड़ गया और उन्होंने राह चलते लोगों को खाने के पैकेट दिए। वहीं बाहरी राज्यों से आने जाने वाले लोगों से नरमी से बात की। इसके अलावा कुछ ग्रामीण भी अब मदद का हाथ बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि शिकोहाबाद मैनपुरी रोड पर संत जनू बाबा विद्यालय के पास सड़क के किनारे भट्टी लगाकर राह चलते लोगों को गर्मा गर्म खाना खिलाया। इसके अलावा अन्य लोग भी हाईवे पर बिस्कुट व खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज आने वाले सभी यात्रियों के वाहनों को सैनिटाइज किया गया, सभी को बिस्कुट व पानी की व्यवस्था की गई। कानपुर से आया मैं, कानपुर से, और वहाँ सब कुछ बंद हो गया है, कुछ खाने की जुगाड़ नहीं थी और भूखे मर रहे थे और फिर कोई आने की सुविधा नहीं थी। जब बोले चलने लगा सब कुछ, फिर हम लोग वहाँ से चले। कहाँ तक जाना है? बर्तना। हमारा हाईवे पे मकान था, इसलिए ये लोग कुछ भूखे थे, उन्हें के लिए हमने खाना की व्यवस्था अपने घर से की है। सभी लोगों के लिए भूखे तड़प रहे थे, जहाँ गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी वो तो होगी, लेकिन हमने अपनी व्यवस्था की है। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। पूरे भारत में ये बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। हरिद्वार आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद दान करने का भी विशेष महत्व होता है। इसी दान के सहारे कई हजार भिखारी अपने 2 वक्त की रोटी तलाशने के लिए पूरे भारत से भारी संख्या में हरिद्वार आते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद भूखे भिखारियों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। हरिद्वार के हर की पौड़ी सहित बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अर्धकुंभ में कई नए गंगा घाटों पर लगातार हजारों भिखारियों का जमावड़ा रहता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है, उसका सीधा असर इन पर भी देखने को मिल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं वह तो अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन कुछ भिखारी सड़कों पर घूम रहे हैं। हर की पौड़ी सहित धर्मनगरी के तमाम घाट सूने पड़े हैं। ऐसे में ये भिखारी घाटों से निकलकर अब हरिद्वार की मुख्य सड़कों पर अपना डेरा जमाकर बैठ गए हैं। उनको तलाश है तो सिर्फ इतनी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। जब इस संबंध में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, तो भीख मांगने वाले हैं या जो इस तरह के फक्कड़ संत हैं, उनके लिए 2-3 जगह व्यवस्था की गई है। भूपतवाला में अलग है, कनखल में अलग है। उस व्यवस्था के अंतर्गत उनको खाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है, कोई कमी इस रूप में नहीं आएगी। जिन पे खाली राशन कार्ड भी है उनको भी 3-3 महीने का राशन एडवांस हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे देंगे। कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास पंजीकरण है, उनको 1-1 हज़ार रुपये, जिनका पंजीकरण ESI के माध्यम से उनको सैलरी ना कटे, इसका हमने सब फैक्ट्री वालों से चिट्ठी पत्र लिखा है। और जो ऐसे लोग हैं जो दोनों में नहीं है लेकिन उनके पास अपना राशन कार्ड है, उन सबको जोड़ते हुए उन सबको 3-3 महीने का राशन हम देंगे। ठीक है, मैंने कहा ना कि जो इस तरह के लोग हैं उसके संबंध में प्रत्येक जिला अधिकारी को एक अमाउंट दिया है हम लोगों ने।
उस अमाउंट के माध्यम से ऐसे लोगों के खाने की व्यवस्था हम करेंगे। हमारा उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से हमारा जनपद में 3 करोड़ रुपया धनराशि भी जो है प्राप्त हुआ है। इसमें असंगठित क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं, जो आजकल बेरोजगार हो गए हैं, उनको जो है हम राहत सामग्री जो है दिला सकते हैं। उसके लिए जो है पूरा तैयारी हो रखी है और कुछ लोगों को बांटना भी शुरू कर दिया है। जो उनका जो है 15 दिन का और 1 महीने का जो है राशन किट का बना करके उनको वितरण कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी जितने भी इसमें आएंगे तो सभी को जो है वितरण करेंगे। उनको जो है नियर बाई जितने भी आश्रम हैं, अखाड़ा है, तो उनसे जो है अनुरोध करके कुछ लोगों को जो है खाना खिलाया है। परसों करीब 2500 लोगों को खिलाया है। आज भी जो है कई मात्रा में लोगों को खिलाया है। कुछ पर्यटकों को भी जो है खाना खिलाने में जो है लोगों का सपोर्ट प्राप्त करके जो है सपोर्ट किए हैं। तो आगे भी जो है इस प्रकार का सपोर्ट करते रहेंगे। लॉकडाउन में गैस सिलेंडर की बुकिंग 40% तक बढ़ गई है। हॉकर इनकी सप्लाई के लिए ओवरटाइम करके दिन रात लगे हुए हैं। गैस सिलेंडर का भंडारण होने की आशंका पर नियम बनाया गया है कि अब एक सिलेंडर लेने के बाद 15 दिन बाद ही दूसरी बुकिंग हो सकेगी। आगरा जिले में 107 गैस एजेंसी हैं, जिनमें 8,44,000 के करीब गैस कनेक्शन हैं। औसतन रोजाना इन गैस एजेंसियों पर 32 से 35,000 बुकिंग होती थी। लॉकडाउन होने के बाद से बुकिंग 40% तक बढ़ गई है। हाल ये है कि लोग सिलेंडर की सप्लाई आने के दूसरे दिन ही सिलेंडर के लिए बुकिंग कर रहे हैं, जिससे अब 50-55 हज़ार बुकिंग रोज हो रही है। अभी तक 48 घंटे में सिलेंडर घर पहुंच रहा था, लेकिन बुकिंग बढ़ने के कारण 50-55 घंटे लग रहे हैं। आगरा एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के अध्यक्ष संतोष सिकरवार ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है। लोग बेवजह सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए बुकिंग कर रहे हैं। वहीं अगर बात फिरोजाबाद की करें तो जनपद में 2 दर्जन से ज़्यादा गैस एजेंसियां हैं, जिन पर करीब 3 लाख के आसपास गैस कनेक्शन हैं। वहीं दारा सिको की नगरी शेखोहाबाद में इस समय 5 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं, जिन पर 1 लाख के करीब गैस कनेक्शन हैं। वहीं जानकारी देते हुए हेमचरण गैस एजेंसी के मालिक जगमोहन सिंह ने बताया कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। घरों में गैस का स्टॉक न करें। बुकिंग कराने के 2 दिन बाद हॉकर घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या करीब 1,25,000 हो चुकी है। वहीं 2,000 से अधिक लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या न्यूयॉर्क में है, जहां करीब 700 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं है। Well, we're looking at it, and we'll be making a decision. A lot of the states that aren't infected, that don't have a big problem, they've asked me if I'd look at it. So we're going to look at it, and it'll be for a short period of time if we do it at all. It'll be New York. It'll be New York, parts of Connecticut, and parts of New Jersey. अमेरिका में कोरोना वायरस के केंद्र न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्य में लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने की घोषणा कर राज्य और पड़ोस के न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के गवर्नरों को चौंका दिया था। हालांकि रात में उन्होंने अपना विचार बदल दिया और ट्वीट करके कहा कि यात्रा परामर्श बेहतर उपाय है। No, we won't do that. We're talking about leaving New York. They go to Florida, and a lot of people don't want that. So we'll see what happens. We're going to make a decision. Do you need the military for that, sir? Would you call them? We're not going to need much, and the people of New York, they understand it better than anybody, and they'll be great. I'll speak to the governor about it later. राज्य की सीमाएं सील करने की ट्रंप की टिप्पणी पर न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने इसे अवैध और युद्ध की संघीय घोषणा बताया था। यात्रा परामर्श में इन 3 राज्यों के निवासियों ने अगले 2 हफ्ते तक किसी भी तरह की यात्रा से बचने की अपील की गई है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में कोविड-19 के केस सामने आए हैं। Yeah, we have a great oversight committee. We have a lot of people watching, and it's a wonderful thing we've done for the workers and for the citizens. It's really potentially $6.2 trillion, and a lot of people are going to work, and it'll bring back the economy, I think, very fast. Okay?
Well, they couldn't be criticizing me because we got a unanimous vote. How can they possibly criticize me? They just gave me she's saying they're criticizing me, the Democrats. Why did they vote for it? We got a unanimous vote. हालांकि न्यूयॉर्क सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ 52,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 700 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को न्यूयॉर्क के अस्पतालों में 7,300 लोग थे, इनमें से 1,800 आईसीयू में भर्ती हैं। 22 मार्च को हुए जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को आस थी कर्फ्यू आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा था कि जो जहां है वहीं पर 21 दिनों तक रुके, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि देश विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। गरीबों को वहीं पर खाना पीना यहाँ तक की सारी सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, क्योंकि कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका जनता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। मैनपुरी क्षेत्र से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 91 पर कर्फ्यू की घोषणा के बाद भी लोग अपने गांव जाने के लिए मजबूर हैं। पड़ रहा है और दिन रुकते तो बच्चे मर जाते और हम भी आते नहीं घर पर। तो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी साधन कुछ भी नहीं है, कोई सौदा भी नहीं दे रहा है, एक ही चीज 2 में दे रहे हैं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। देश भर में कोरोना वायरस से 900 से ज्यादा लोग संक्रमित, कोविड-19 से अब तक 19 लोगों की मौत, विश्व भर में मरने वालों की संख्या पहुंची 28,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की चपेट में 6 लाख से ज्यादा लोग। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष पीएम केयर्स बनाया गया। प्रधानमंत्री ने की घोषणा। कोरोना से निपटने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में 130 करोड़ भारतीयों का किया आह्वान। डीआरडीओ चिकित्सा कर्मियों के लिए विकसित कर रहा है सुरक्षित सूट, 5 लेयर के N99 मास्क, साथ ही सैनिटाइजर और वेंटिलेटर बनाने का काम भी जोरों पर। कोरोना से मुकाबला करने के लिए रेलवे भी तैयार। रेलवे ने बनाए ट्रेन में आइसोलेशन कोच। कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका भारत को देगा $20,90,000 की सहायता राशि। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। कोरोना वायरस से देश भर में विदेशी नागरिकों सहित अब तक 900 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से देश में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए 1,40,000 कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी है। साथ ही सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर की खरीद के आदेश भी जो हैं वो जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष बनाने की घोषणा की है। ये एक विशेष राष्ट्रीय कोष होगा। इसका उद्देश्य कोविड-19 विश्व महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति से निपटना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। लोग और संगठन जो है वो वेबसाइट pmindia.gov.in का इस्तेमाल करके पीएम केयर्स फंड में दान कर सकते हैं। इस कोष में छोटी राशि भी दान की जा सकेगी, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग दान करें और इस राशि पर धारा 80G के तहत आयकर से छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने में कोविड-19 के मौजूदा संकट के समय में आयुष
का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ गया है। श्री मोदी ने तनाव कम करने और शरीर को सशक्त बनाए रखने के लिए #yoga@home को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से ये कहा है कि अफवाहों को फैलने से रोकें। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिसकर्मी है, जो कि लगातार काम कर रहे हैं, उनके समर्पण का जो महत्व है उसको हर नागरिक समझे। और कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए उन्होंने 130 करोड़ भारतीयों से आह्वान किया है कि वो स्वयंसेवक के रूप में साथ मिलकर काम करें। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने और प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने संबंधी जो परामर्श है वो राज्यों को दिया है और कहा है कि 21 दिन के राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी खेतीहर मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों को खाने पीने और ठहरने का इंतजाम पूरी तरह से किया जाए, इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। राज्यों से कहा गया है कि घर लौटने वाले सभी यात्रियों और प्रवासी कामगारों के लिए तुरंत राहत शिविर बनाए जाएं और उसमें हर तरह की व्यवस्था और एहतियात के लिए कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर यानी कि राष्ट्रीय दूर परामर्श केंद्र की शुरुआत की है। इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में बनाया गया है। संपर्क के लिए एक IVRS नंबर 9115444155 दिया गया है। ये केंद्र टेलीमेडिसिन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसके जरिए विभिन्न क्लिनिक को और डॉक्टरों को जोड़ा जा सकेगा, जो कि सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध होंगे। ये एक मल्टी मोडल दूरसंचार केंद्र की तरह काम करेगा, जो कि व्हाट्सएप, गूगल, जियो जैसे संचार साधनों के जरिए संपर्क किया जा सकेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने अपनी सांसद निधि से कोविड-19 से निपटने के लिए सहयोग देने के लिए केंद्रीय राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही भारत कोविड-19 के लिए दवा विकसित करने के प्रयोजन से विश्व स्वास्थ्य संगठन के परीक्षण में जल्द ही शामिल होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए 45 निजी प्रयोगशालाओं को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही DRDO जो है वो सुरक्षित सूट, हैंड सैनिटाइजर, वेंटिलेटर सहित कई जरूरी उपकरण तैयार कर रहा है, जिसमें नैनो परतों की 2 लेयर वाला 5 परत वाला N99 मास्क भी शामिल है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तरी रेलवे ने अस्पताल आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप यानी कि प्रारंभिक मॉडल सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। रेलवे का कहना है कि इसकी स्वीकृति मिलने के बाद प्रत्येक जोन में हर सप्ताह 10 रेलवे कोच को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा। इसके साथ ही रेलवे ने 21 मार्च से 14 अप्रैल तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए सभी टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को वापस देने का फैसला किया है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। $1.7 ट्रिलियन का ये पैकेज कोरोना वायरस से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश है। अमेरिका ने कोरोना से संक्रमित 64 देशों के लिए $174 मिलियन की सहायता राशि का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही अमेरिका भारत को $20,90,000 की सहायता राशि भी देगा। कोरोना के चलते विश्व भर में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी से निपटने के लिए सरकार का साथ दें, क्योंकि हम सब साथ होंगे, एहतियात बरतेंगे, तभी कोरोना पे विजय हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष PM केयर्स बनाने की घोषणा की है। इस विशेष राष्ट्रीय कोष का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति से निपटना है। प्रधानमंत्री इस न्यास के अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस कोष में वेबसाइट pmindia.gov.in का इस्तेमाल कर PM केयर्स फंड में दान किया जा सकता है।
इस कोष में छोटी राशि भी दान दी जा सकेगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग योगदान कर सकेंगे। इसमें दी गई राशि धारा 80G के तहत आयकर से मुक्त रहेगी, यानी कि अब इसमें आप दान करेंगे तो उसके लिए आयकर नहीं लगेगा। देश इस वक्त कोरोना महामारी के चलते भारी संकट से गुजर रहा है। इस बीच उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए अपनी सांसद निधि से खुलकर योगदान देने की अपील की है। उन्होंने सांसदों से कम 1 करोड़ रुपए का योगदान देने और स्वीकृति संबंधी सहमति पत्र भरकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजने का अनुरोध भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपने घर पर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की है। ये लोग विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर फंसे हुए हैं और अपने घर पैदल जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने ऐसे लोगों से ना घबराने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि उन्हें भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड सरकार से अपील की है कि वो इन लोगों के लिए भोजन और सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। बिहार के प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए दिल्ली में बिहार भवन में 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका नंबर है 011-2379-2009 230143226। किसानों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खेतीबाड़ी और इससे संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है। इससे फसलों की बुआई और कटाई बिना किसी व्यवधान के हो सकेगी। देशव्यापी लॉकडाउन लोग होने के बाद से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की समस्याओं पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। उन्हें ये जानकारी मिली है कि किसानों को फसलें समेटने और अनाज को मंडियों तक पहुंचाने में अड़चनें आ सकती हैं। इसीलिए कृषि कार्यों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर कर दिया है, जिससे खेतों में खड़ी तैयार फसलों की कटाई संभव हो सकेगी और किसानों की समस्या दूर होगी। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 149 नए मरीजों का पता चला है और रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 873 हो गई है। इनमें 19 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि केंद्र रोगियों के हाल के संपर्कों का पता लगाने, सामुदायिक निगरानी और रोकथाम की रणनीति तैयार करने के लिए राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र राज्यों के साथ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को तैयार हालात में रखने की दिशा में भी कार्य कर रही है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि कोविड-19 का इलाज करने वाले विशेष अस्पतालों और विशेष विभागों की स्थापना हो सकेगी। कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तर रेलवे ने अस्पताल आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप यानी कि प्रतिकृति सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। प्रत्येक कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड होंगे। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद प्रत्येक मंडल में हर सप्ताह 10 रेल कोच को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्डों में बदला जाएगा। इस तरह के कोच देश भर में रखे जाएंगे। रेलवे ने कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम करने वाले 2 हेल्पलाइन नंबर 138 और 139 का दायरा बढ़ा दिया है। इससे लोगों को पूर्णबंदी के दौरान जरूरी सुविधाएं दी जा सकेंगी। इटली में रोम और मिलान से लाए गए 481 भारतीयों को दिल्ली में आईटीबीपी छावला केंद्र में रखा है। इसी महीने 2 समूहों में लाए गए इन लोगों की दैनिक निगरानी और जांच की जाएगी। इन्हें 14 दिन तक पृथक रखा जाएगा। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। 2 दिन पहले ही ऐसे रोगियों की संख्या 5 लाख से अधिक थी। ये संख्या आज 6,07,000 से अधिक हो गई है। इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 28,000 को पार कर गई है। अमेरिका में सबसे अधिक लोगों के संक्रमित होने की खबर है। एक अनुमान के अनुसार इटली, स्पेन, चीन, ईरान, फ्रांस में 1,700 लोगों की मृत्यु हुई है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के सांसदों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान हेतु स्थापित कोष में अपने सांसद निधि से कम 1 करोड़ रुपए योगदान स्वरूप देने की अपील की है। इस संदर्भ में सांसदों को लिखे अपने पत्र में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से
पैदा हुए इस संकट से निपटने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र तथा नागरिकों द्वारा इस संक्रमण के विरुद्ध अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय, मानव संसाधनों और साजो सामान की आवश्यकता होगी, जिसके लिए भारत सरकार विभिन्न तरीकों से जरूरी वित्तीय संसाधन एकत्र कर रही है, जिसे केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर पर्याप्त संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने ये भी कहा और देशवासियों से अपील भी की कि वे आपदा प्रबंधन क्षमता को और सुदृढ़ करने के लिए पीएम केयर फंड में उदार पूर्वक योगदान दें।